हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर टेक एकेडमी। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 से पहले 9 तक चैप्टर नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को हम लोग समझे थे। अब देखिए 10 और 11 चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको समझेंगे। और ये चैप्टर जो है आपका वो रिसीवर से है, ठीक है। तो रिसीवर में जो है क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में अगर आप अच्छी तरीके से लेक्चर लिए हैं, पढ़े हैं, समझे हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी लिए हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको हर एक क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बढ़िया से समझाया जाएगा, फार्मूला लिख के दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। बाकी फार्मूला बेस्ड ही आपके पीसी से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक SHRR यानी कि सुपर हाइड्रोडाइन रेडियो रिसीवर, ठीक है, सुपर हाइड्रोडाइन रेडियो रिसीवर के बारे में कह रहा है, जिसकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 दे रखा है। इसको 1000 किलो हर्ट्ज़ की कैरियर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसका इमेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप ये याद रखिएगा कि इमेज फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है या फार्मूला होता है उसको आपको याद रखना है। तो उसका फार्मूला होता है FSI इक्वल टू FS, इमेज फ्रीक्वेंसी है ये, FS प्लस 2FI, ठीक है। अब देखिए ये हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है और ये FI जो होती है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी में ट्वाइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा इमेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये बात इतना ध्यान रखिएगा आप। तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक। तो फार्मूला को आप एक बार फिर से सही से देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारा पूरा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूले में रखेंगे FSI इक्वल टू, अब FS की वैल्यू हम बताए हैं कि 1000 कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, या ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको। तो इसकी वैल्यू जो है हमें कितना दे रखा है, 1000 प्लस ट्वाइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 455 दे रखा है इंटू 455। तो अगर इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे आप डायरेक्टली, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000 प्लस 5 टू ज़ा 10 कैरी 1, 5 टू ज़ा 10 कैरी 1 11 कैरी 1, 4 टू ज़ा 8 एंड 9, यानी कि देखो 1910। तो इसमें अगर कहीं देखेंगे वैल्यू ऑप्शन में तो हमारा डी ऑप्शन दिख रहा है कि 1910 वैल्यू किलो हर्ट्ज़ आ रहा है। देखो यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यूनिट देखिए 455 किलो हर्ट्ज़ दे रखा है और 1000 किलो हर्ट्ज़ दे रखा है, ठीक है। तो आप इसकी भी ध्यान रखेंगे, अन्यथा गलत हो जाते क्वेश्चन कर आते हैं बच्चे, कहते हैं कि हम तो सॉल्व सही किए थे, फार्मूला सही लगाए थे, बट हमारा आंसर ही नहीं आया या हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ब्रॉडकास्टिंग रिसीवर जिसकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज़ है को 1500 पर ट्यून्ड किया जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, इमेज फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा FSI इक्वल टू FS प्लस ट्वाइस ऑफ
एफ आई, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे फिर हम देखो 1500 और पिछले हम उसमें कैलकुलेट कर दिए थे 910 आ रहा था, तो इस दोनों को ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 9 4 14 कैरी 1 24, यानी कि 2410। तो इसका ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन डी देखिए दे रखा है 2410, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोनों क्वेश्चन इजी थे, केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये रिसीवर सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप फार्मूला इन सब का रिवीजन करके ही जाइएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको लिस्ट में सिस्टम दे रखा है और बैंडविड्थ दे रखा है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि इन किसका बैंडविड्थ कितना होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमारा, इसके लिए क्या होता है आपका कि अब देखेंगे कि ये कौन सा है, नैरो बैंड एफएम। देखो NBFM का मतलब नैरो बैंड एफएम होता है, तो नैरो बैंड एफएम का बैंडविड्थ जो होता है वो B होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और PCM का जो होता है वो ट्वाइस ऑफ बेस बैंड सिग्नल के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और VSB वेस्टिजर साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ये टेलीविज़न के लिए होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है वो B से ज़्यादा होता है और 2B से लेस देन होता है, ठीक है। B से ज़्यादा होता, सॉरी सिंबल हम गलत बना दिए हैं, B से सही बनाए थे, V से ज़्यादा होता है और 2B से कम होता है, ठीक है। अब बीच में हमारा बैंडविड्थ रख लेंगे, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन ये हो जाएगा और SSB का ये हो जाएगा, PCM का 2B हो जाएगा और VSB का लेस देन 2B होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में ये चारों सेम साइज़ में दे रखे हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हमारा आ रहा है। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, केवल आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की इमेज फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो इमेज फ्रिक्वेंसी का हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि FSI इक्वल टू FS प्लस 2FI। अब इसमें देखेंगे कि इस ऑप्शन में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि नहीं। तो RF स्टेज में उत्पन्न होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिक्सर द्वारा उत्पन्न होती है, तो नहीं, मिक्सर द्वारा F0 फ्रिक्वेंसी हमारी जनरेट होती है केवल और केवल, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इनकमिंग सिग्नल आवृत्ति की दोगुनी होती है, तो ऐसा तो है नहीं, इनकमिंग सिग्नल की आवृत्ति की दोगुनी प्लस ये FS हो जाता है प्लस ट्वाइस ऑफ FI होता है, तो ये भी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन डी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसकी जो रेंज होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखें। देखिए यहाँ से फॉर्मूले से देखेंगे तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है आपका 15 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है इमेज फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 15 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि एक TRF यानी कि ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एवं सुपर हाइड्रोडाइन रेडियो रिसीवर, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों रिसीवर ही हैं, ठीक है। TRF भी रिसीवर है और सुपर हाइड्रोडाइन रेडियो रिसीवर भी है, ठीक है। के मध्य निम्न में से कौन सा कॉमन नहीं होता है? तो अब इसके लिए आपको इनका ब्लॉक डायग्राम याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम पहली बार में देखो ब्लॉक डायग्राम अगर छोटा छोटा बनाना चाहें तो बना के दिखाते हैं आपको।
तो यहाँ से ये हमारा एंटीना से सिग्नल आएगा और आपका इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीज़ें लिख दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए इसमें फिगर आपको याद रखना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम याद रखेंगे तो आपको याद आ जाए, क्वेश्चन कर ले जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज आरएफ एम्पलीफायर होता है, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आरएफ एम्पलीफायर होता है, फिर उसके बाद डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर को हम डी से इंडिकेट करते हैं, फिर उसके बाद हमारा ऑडियो एम्पलीफायर होता है। ठीक है, उसके बाद पावर एम्पलीफायर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा ये लाउड स्पीकर को मिल जाता है। इतनी प्रोसेस होती है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर में। ठीक, अब देखिए जब हम सुपर हाइड्रोडाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे एंटीना से पहले सिग्नल हमारा आरएफ एम्पलीफायर में आता है। आरएफ एम्पलीफायर, यहाँ पे ये भी आरएफ एम्पलीफायर है मगर एक स्टेज दो स्टेज आरएफ एम्पलीफायर लगाते हैं हम ट्यून्ड में। ठीक है, यहाँ पे एक लगाएं, फिर उसके बाद इसमें हम मिक्सचर लगाते हैं जिसको हम ऑक्सीलेटर से, या इसको हम लोकल ऑक्सीलेटर भी कहते हैं, लोकल ऑक्सीलेटर से कनेक्ट करते रहते हैं। फिर उसके बाद इसमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर उसके बाद का प्रोसेस सारा हमारा यहाँ पे, इसके बाद इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यानी कि देखेंगे कि हम TRF में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हम सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉमन नहीं है। बाकी ऑडियो एम्पलीफायर कॉमन है, पावर एम्पलीफायर कॉमन है, RF एम्पलीफायर कॉमन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमारी TRF में नहीं यूज़ होती है, बाकी हमारा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर में यूज़ होती है। ठीक, तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम अपने से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक, बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम होता है सारी चीज़ें। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन बताएं। ठीक है, तो असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन क्या है। तो असत्य कथन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि सुपर हाइड्रोडाइन ने TRF रिसीवर को रिप्लेस किया, यानी कि TRF पहले आया, उसके बाद सुपर हाइड्रोडाइन आया। तो कहीं ना कहीं सुपर हाइड्रोडाइन में देखेंगे कि मिक्सर और लोकल ऑक्सीलेटर और हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये तीन टर्म जो है वो एक्स्ट्रा हमको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लाया गया। तो वो क्या करता है कि जो TRF में अपर्याप्त गेन या स्टेबिलिटी को होता है उसको बढ़ा देता है सुपर हाइड्रोडाइन में, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो TRF में अपर्याप्त गेन और सेंसिटिविटी होता था, प्राप्त होता था, उसको दूर करने के लिए, यानी कि ज़्यादा गेन और सेंसिटिविटी लाने के लिए हम सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो 17 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, केवल समझ का फेर है, थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, हेट्रोडाइनिंग के समय सिग्नल का मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिग्नल का मॉड्यूलेशन जो होता है हेट्रोडाइनिंग रिसीवर प्रोसेस का काम है। ठीक है, रिसीवर पे होता है और मॉड्यूलेशन तो होता नहीं यहाँ पे। ठीक है, केवल डीमॉड्यूलेशन होता है। तो रिसीव करने के बाद डीमॉड्यूलेशन होता है, तो क्या मॉड्यूलेशन पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अप्रभावित रहेगा। जैसा हमारा मॉड्यूलेशन रहेगा वैसा ही हमारा रहेगा। तो ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि हेट्रोडाइनिंग
प्रोसेस हमारा रिसीवर एंड पे होता है, और जो हमारा मॉड्यूलेशन होता है वो मॉड्यूलेशन जो होता है वो केवल और केवल इनपुट स्टेज पे यानी कि ट्रांसमिशन पे होता है, रिसीवर पे नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इफेक्ट पड़ जाएगा तो सिग्नल ही हमारा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 18 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफएम रिसीवर में लगे कंपोनेंट का सही क्रम। ठीक है, एफएम रिसीवर। अब आपको एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम याद होना चाहिए। तो एफएम रिसीवर का अगर ब्लॉक डायग्राम याद करोगे आप या देखोगे तो देखना इस तरीके से ये एंटीना होता है, एंटीना से ये सिग्नल आता है और आरएफ एम्पलीफायर में आता है। ठीक, आरएफ एम्पलीफायर के बाद यहाँ पे मिक्सचर लगा होता है। ठीक, मिक्सचर के बाद मिक्सचर में एक हम लोकल ऑक्सीलेटर से सिग्नल देते हैं, लोकल ऑक्सीलेटर से सिग्नल देते हैं मिक्सर की तरफ। फिर उसके बाद मिक्सर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बाद लिमिटर लगा होता है, लिमिटर लगा होता है, और लिमिटर के बाद जो होता है वो आपका डिस्क्रिमिनेटर होता है। ठीक, फिर उसके बाद जो होता है आपका डी एम्फेसिस होता है। ठीक है, डी एम्फेसिस। फिर उसके बाद जो होता है ऑडियो सिग्नल का ऑडियो एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर दोनों होता है। फिर उसके बाद रिसीवर में दे देता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा आरएफ एम्पलीफायर है, दूसरा मिक्सचर है, और मिक्सचर के बाद इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद लिमिटर, उसके बाद डिक्लिमिनेटर, फिर उसके बाद डी एम्फेसिस, फिर उसके बाद एम्पलीफायर, एम्पलीफायर ऑडियो एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर दोनों होते हैं। फिर उसके बाद लाउड स्पीकर को दे देते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, तो पहला आरएफ। तो आरएफ का देखो पहला तो ऑप्शन कैंसिल हो जा रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे मिक्सर दे रखा है, तो मिक्सर तो पहले आता नहीं, डी भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी और सी। तो देखिए आरएफ दोनों में है तो आरएफ हम लोग दोनों में ले लिए। फिर उसके बाद मिक्सचर आता है तो मिक्सचर भी ले लिए, और मिक्सचर के बाद देखिएगा कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आती है ना कि लिमिटर आता है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए आरएफ एम्पलीफायर होता है, मिक्सर होता है, इंटरमीडिएट एम्पलीफायर होता है, लिमिटर लगा होता है, डिस्क्रिमिनेटर लगा होता है, फिर ऑडियो एम्पलीफायर, उसके बाद हमारा लाउड स्पीकर। ठीक है, आउटपुट पे प्रॉपर हमारा सिग्नल भेज दिया जाता है। तो ये सीक्वेंस होता है एफएम रिसीवर का। ठीक है, तो 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 क्वेश्चंस का देखिए 120 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। तो इसमें देखिए कि 12 सिग्नल्स जिनमें से प्रत्येक को 5 किलोहर्ट्ज़ पर बैंड लिमिटेड किया जाता है। ठीक है, तो को एक सिग्नल चैनल पर एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मॉड्यूलेशन टेक्निक का प्रयोग करके भेजा जाता है। ठीक है, यदि एएम एसएसबी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाए तथा प्रत्येक 2 चैनलों के मध्य 1 किलोहर्ट्ज़ का गार्ड बैंड प्रयोग किया जाए तो एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ना, तो अब देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 12 सिग्नल्स हैं, इसको 5 किलोहर्ट्ज़ यानी कि 60 किलोहर्ट्ज़ ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए 12 चैनल है, 12 चैनलों के बीच में कितने हमारे गार्ड बैंड लगे हुए हैं, तो प्रत्येक 2 के बीच में 1-1 किलोहर्ट्ज़ का लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये आपका 60 ऐसे हो जाएगा। अब प्लस देखिएगा आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से 12 तक जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 1 किलोहर्ट्ज़, 1 किलोहर्ट्ज़, 1 किलोहर्ट्ज़, 1 किलोहर्ट्ज़, ऐसे 11 किलोहर्ट्ज़ अदर हमारा फ्रिक्वेंसी हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारे गार्ड बैंड का
होता है, ठीक है। अब गार्ड बैंड क्यों यूज़ किया जाता है, तो दो सिग्नल को मिक्सअप होने से बचाने के लिए गार्ड बैंड फ्रिक्वेंसी या चैनल को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 60 हर्ट्ज़ ऑलरेडी था और 11 हर्ट्ज़ और हो गया हमारा, तो हमारे पास हो गया कितना, टोटल कितना हो गया, 60 + 11 यानी कि 71 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये 70 किलो हर्ट्ज़ हमारे पास ये पूरे चैनल की बैंडविड्थ हो गई, ठीक है, एफडीएम सिग्नल की बैंडविड्थ हो गई। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि 12 सिग्नल है और 12 सिग्नल है और 5 किलो हर्ट्ज़ बैंड लिमिटेड को ट्रांसमिट किया जाता है। तो टोटल 5 × 12 करेंगे तो 60 हर्ट्ज़ हो जाएगा। और देखिए 12 सिग्नल्स के बीच में, 12 सिग्नल के बीच में प्रत्येक सिग्नल्स के बीच में 1-1 किलो हर्ट्ज़ का गैप हो रहा है, ठीक है। गार्ड बैंड लगाया जा रहा है जो सिग्नल को मिक्सअप करने से रोक रहा है, तो वो 11 आपके टोटल हो जा रहा है, तो 60 और 11 71 हो जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे 120 नंबर तक के क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं बच्चों से, और अदर पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी प्रेजेंटी को दर्ज कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।